बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर सेशन विद आमिर नदीम शेख। पिछले सेशन में हमने बात की फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में और उसकी जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं उनके बारे में। 3 तरह के सिम्टम्स हमने देखी, फ़िज़िकल, वर्बल और कॉग्निटिव सिम्टम्स, जो कि हमारी जिस्म, हमारी आवाज़ और हमारे दिमाग पर मुख्तलिफ़ तरह से असरअंदाज होती हैं। आज हम बात करेंगे कि बोलने का खौफ, स्टेज फ्राइट या फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसकी रीज़न्स क्या हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये खौफ हमारे अंदर पैदा होता है। अगर हम ये समझ जाएं तो इस खौफ पर काबू पाना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे चैनल पर हम ये पब्लिक स्पीकिंग का एक फुल डिटेल्ड कोर्स कर रहे हैं। एक कामयाब पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आप इसे शुरू से फॉलो करें। अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले की वीडियोस देख लें ताकि आप उस कनेक्टिविटी को फॉलो कर सकें, और पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको इसका फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक और कमेंट करें, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार होता है। टुडे वी विल लुक इन टू द डिफरेंट रीजंस फॉर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज फ्राइट। फर्स्टली वी शैल हैव to list down and then look for the details। इस लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्स टू डेंजर है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट फिनोमेना कहते हैं। इसकी डिटेल हम अभी देखेंगे। दूसरी वजह होती है कि या तो आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है या आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप सही तरह से तैयार नहीं हैं। आपको खौफ है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, आपके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स आपस में पास कर रहे हैं, या तो आपका लैक ऑफ नॉलेज है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, या फिर आप लो सेल्फ़ एस्टीम का शिकार हुए हुए हैं। आपकी अपनी निगाहों में इज़्ज़त और कद उतना मजबूत और बड़ा नहीं है जितना कि उस जगह पर आकर खड़ा होने के लिए ज़रूरी है। हो सकता है आपको ये परेशानी हो कि आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं है। इसकी और कुछ वजूहात में एक नामालूम सा खौफ होता है जिसको हम फियर ऑफ अननोन कहते हैं, या फिर आपका कोई प्रीवियसली नेगेटिव एक्सपीरियंस है। एक बहुत बड़ी रीज़न इनकरेक्ट मेंटल एटीट्यूड है। हम अपने दिमाग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेके चल रहे होते हैं जिनका बुनियादी तौर पर कोई वजूद नहीं होता, लेकिन वो हमारी परफॉर्मेंस को मिनिमाइज़ कर देती हैं। या फिर आप मार्जिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप प्रॉपरली इनहेल नहीं कर रहे हैं, फुल अपना सीना भर के आप सांस नहीं ले रहे हैं, उससे आपकी आवाज़ भी कमज़ोर हो जाती है और आप टेंशन में चले जाते हैं। एक चीज़ होती है रॉन्ग परसेप्शन अबाउट द ऑडियंस। आप अपने हाज़रीन और सामीन के बारे में गलत सलत सोच रहे हैं। इसकी भी हम डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। या तो आप फिर बैड फूड हैबिट्स का शिकार हैं, या फिर आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो इतना नहीं है, आपने आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ से बाहर है, और फिर आपने अगर उसके ऊपर सही तरह से कोशिश नहीं की है, देन ऑल्सो यू विल बी हैविंग सर्टन डिस्टर्बेंस व्हाइल यू आर प्रेजेंटिंग दैट टॉपिक। और लास्ट में है सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स। अब हम देखते हैं कि इसकी जो बेसिक ये हमने अभी रीज़न्स डिस्कस किए हैं, इनकी डिटेल क्या है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। होता क्या था, इंसान जब गारों में रहते थे तो ज़िंदगी बड़ी मुख्तलिफ थी और ज़िंदगी की जंग भी बड़ी मुख्तलिफ थी। हर लम्हा इंसान को चौकन्ना रहना पड़ता था, और हमारे पुरखों ने उस ज़माने में कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जिसके ऊपर उनकी सर्वाइवल का डिपेंडेंस था। जैसे ही ख़तरे का एहसास होता है, हमारी बॉडी खुदकार तरीके से हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए काम करना शुरू कर देती है। ऐसी सूरत हाल में इंसानी जिस्म से मुख्तलिफ हार्मोन्स निकलते हैं। सबसे अहम एड्रेनलिन है, और माइंड को ज़्यादा इन्वॉल्व किए बग़ैर बॉडी नेचुरली ये डिसाइड करती है कि आपको उस डेंजरस सिचुएशन में रहना है या भाग जाना है। अब एड्रेनलिन जो है, इट्स ऑल्सो नोन एज फाइट और फ्लाइट hormone, and it is released in response to stressful, exciting, dangerous or threatening situation. Adrenaline also helps your body to react more quickly. दिल की धड़कन इससे तेज़ हो जाती है, दिमाग और मसल्स में खून का बहाव तेज़ हो जाता है। एड्रेनलिन जब तेज़ी से जिस्म में फैलता है तो इसे एड्रेनलिन रश कहते हैं। अब
आजकल के ज़माने में हमारी ज़िंदगी को वैसे ख़तरात लाहक नहीं हैं, लेकिन बॉडी ने अपना ये जो नेचुरल एक डिफेंस मैकेनिज़्म है इसको भूला नहीं है। इसी वजह से हमें छोटे ख़तरे भी बड़े होकर नज़र आते हैं। वी परसीव द मैग्नीफाइड थ्रेट्स विच आर नॉट एक्चुअली लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस। तो इस परसेप्शन की वजह से हमारा नुकसान होता है। नाउ द टेक्निक इज़ टू मैनेज the sense of real threat versus perceived threat। हमें खुद को समझाना होता है कि भाई खैर है, ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है। ये कैसे करते हैं इसको हम अभी देखेंगे जब हम सॉल्यूशंस पे आएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ इमेज एट स्टेक। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर इसे सबसे ज़्यादा अहम समझता हूँ। आफ्टर दैट एड्रेनलिन रश। हम सब का अपनी निगाह में अपनी ज़ात का एक इमेज होता है, एक हमारा कद होता है। हम सोचते हैं अपने बारे में हम अच्छे दिखते हैं, हम लायक हैं, हम अच्छी बात करते हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं, उसे वैल्यू देते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्टेज पर आएंगे या ये आपके जहन में आएगा कि आपको स्टेज पर आना है, तो इन सारी चीज़ों का आपके इन सेल्फ परसीव्ड इमेज का टेस्ट होगा। साफ ज़ाहिर है फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। यू विल बी एक्सपोज्ड टू पीपल टू योर नेचुरल एबिलिटी, और सलाहियत और अहलियत आपकी खुल के सामने आएगी। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। या फिर ज़िंदगी में आपका कोई नेगेटिव experience है in your earlier life, and this fear of public speaking actually roots from early days in life, and it stems from negative viewpoints of oneself such as nobody cares about me what I have to say। अब या तो लोग आपकी बात को अहमियत नहीं देते या लोग आपको सुनना नहीं चाहते। इस लो सेल्फ एस्टीम की एक वजह जो है वो आपके अर्ली डेज़ की तरफ जाती है। जब आपने बात करना शुरू किया, यू वर ट्रीटेड लाइक अ नेग्लेक्टेड पर्सन, और आपको ये फील करवाया गया कि आपकी ज़रूरत नहीं है इस पे, और यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू सम काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। घर में वालिदैन की तरफ से, स्कूल कॉलेज में असातिज़ा की तरफ से आपको ये कहा गया खामोश रहें, आपको इस मामले में बोलने की इजाज़त नहीं है। यार दोस्तों की महफ़िल में अगर ऐसा जवाब आपको मिलता है, छोड़ यार तेरी तो बात ही फजूल होती है, यानी कि अब तू हमें बात करके समझाएगा, क्या दिन आ गए हैं, शक्ल देखिए अपनी, जाओ जाके कोई और काम करो, सामने खड़े होना कोई मजाक है, तुम्हारी तो पेंट गीली हो जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये फिर इंसान को खासा दिक्कत में डाल देती हैं और परेशान कर देती हैं। देयर इज़ अनदर रीज़न वी कॉल फैमिली टेंडेंसी। देयर इज़ नो एविडेंस अबाउट जेनेटिक्स इन्वॉल्व्ड इन दिस fear of public speaking. This is more on learned behavior from prevailing family norms। क्या होता है, हमारे यहाँ एक आम रिवाज है, बच्चों को काफ़ी उम्र तक उनकी बात को अहमियत नहीं दी जाती, ख़ानदानी फ़ैसलों में उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। और एक बहुत कॉमन जुमला है जो इस्तेमाल होता है, और चुप करो यार तुम अभी बच्चे हो। बहुत सारे ख़ानदानों में ये आम रिवाज है। इसी वजह से बच्चे एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं और फिर सारी उम्र उन्हें बात करने में झिझक और दिक्कत रहती है। द नेक्स्ट पॉइंट टू कंसीडर इज़ सेल्फ डिफीटिंग थाट्स। आप अपने साथ खुद कलामी कर रहे हैं, अपने दिमाग में आप सोच रहे हैं, I am confused, I am not well prepared, I am under rehearsed, I have bad experience previously and something will definitely go wrong। पिछली बार की तरह ज़रूर मैं कुछ भूल जाऊंगा, बिजली ना चली जाए, प्रोजेक्टर ना ख़राब हो जाए, मेरे नोट्स ना आगे पीछे हो जाएं, पता नहीं मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, लोग सही तरह से मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी दूसरी चीज़ें जिनको हम सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स के नाम पे पुकारते हैं, याद करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको हमने आज देखा, व्हाट वी कॉल द रीजंस और कॉजेज़ ऑफ
फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आपका जिस्म नेचुरली रिस्पॉन्ड करता है डेंजर को। आप सोच रहे हैं कि लोग आपको जज कर रहे हैं, आपका नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में ठीक नहीं है। आइदर यू आर स्ट्रगलिंग विद लो सेल्फ एस्टीम और यू आर थिंकिंग अबाउट इम्प्रॉपर ड्रेसिंग, फियर ऑफ अननोन होता है, और ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विच विल बी अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नर्व्स। और खौफ तो अच्छे होते हैं, इस खौफ को आप अपने प्लस बनाने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।